ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो मैंने बताया था, आप लोगों को मैंने उसका नोट्स भेजा था, आप लोगों ने देखा था उसे? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया था क्या चीज था वो? सबसे पहला जो था प्री परचेज जो स्टेज था, उसको मैं एक बार दोहरा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि दे कांट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. So let me repeat it once for 2-3 minutes. Then after that we'll move toward the service failure concept and service recovery. So सबसे पहले प्री परचेज जो स्टेज था उसमें क्या था कि आपका जो नीड रिकॉग्निशन आप कीजिएगा, यानी कि परचेज करने से पहले आप स्टेज में आप नीड को रिकॉग्नाइज कीजिएगा कि आपको कौन सा सर्विस की नीड है. एक बार जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए कहा था कि इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यू आर सर्चिंग फॉर द कॉलेजेस, तो दैट इज योर नीड. नाउ यू रिकॉग्नाइज योर नीड. जब आप एक बार नीड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड तरफ आप क्या मूव करिएगा, इंफॉर्मेशन सर्च की ओर. यानी कि आप इंफॉर्मेशन लीजिएगा बाय द डिफरेंट सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज से आप सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिएगा. आप अपने सीनियर से पूछेगा, आपके जो अगर कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, इंटरनेट, जर्नल्स, इसके थ्रू आप क्या कीजिएगा, आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर लीजिएगा, राइट. और फिर थर्ड स्टेज में आप इवैल्यूएट कीजिएगा डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिले हैं, अलग अलग जगह से जो आपका इंफॉर्मेशन आया है, वो सारे इंफॉर्मेशन को आप क्या कीजिएगा, इवैल्यूएट कीजिएगा कि विच कॉलेज इज सुटेबल फॉर मी. ठीक है, कौन सा कॉलेज मेरे लिए सुटेबल है, इसके हिसाब से आप क्या करिएगा कि आप एक इवैल्यूएट कीजिएगा, ठीक है, कॉलेजेस को. जब कॉलेजेस को आप इवैल्यूएट कीजिएगा तो हो सकता है कि आप फाइनली फॉर्म फिल करेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं. हो सकता है 2-3 कॉलेजेस में आपने फॉर्म फिल कर दिया. ये सारे आप प्री परचेज स्टेज में ही कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस इज नॉट इजी लाइक प्रोडक्ट की उसकी तरह हम इवैल्यूएट करें, तो यहाँ पर स्टेजेस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं. फिर आप वहां पर फॉर्म्स वगैरह फिल वगैरह कर लीजिएगा. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई छोटे मोटे सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म सर्विस नहीं है, तो उसमें रिस्क जो होता है कम इन्वॉल्व होता है. बट कभी भी ऐसी सर्विस ले रहे हैं जो लॉन्ग टर्म तक हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है, जैसे आपका एजुकेशन एंड ऑल, तो ऐसे केस में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. और वो रिस्क जो था वो मेंशन था, परसीव्ड रिस्क कहते हैं. कौन कौन टाइप के रिस्क थे तोशी? मैम फंक्शनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, टेम्परल रिस्क, फिजिकल रिस्क और साइकोलॉजिकल रिस्क और सोशल रिस्क. ठीक है, तो इतने टाइप के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं. फाइनली आप सर्विस एनकाउंटर के स्टेज में बढ़ते हैं. जब आप एक बार फॉर्म फिल करते हैं, आप एग्जाम पास कर जाते हैं या फिर एंट्रेंस देते हैं या फिर आपको बुलाया जाता है, तो फाइनली जो सर्विस एनकाउंटर हो रहा है, जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस ही इंटरेक्शन हो, यानी सर्विस पर्सनल से आप डायरेक्टली मिले. कई बार ऐसा होता है कि आप जो है वो फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वगैरह भी हम करते हैं. यहाँ पर आप सर्विस आपको कैसा मिल रहा है उसकी पूरी काउंसलिंग आप लीजिएगा. ठीक है, जब एक बार जब सर्विस काउंसलिंग हो गया, यानी कि आप सर्विस डिलीवर करने की जब बात खत्म, मतलब सर्विस डिलीवर करने की बात आपने बोली, फिर फाइनली जब आपको सर्विस डिलीवर हो गया, यानी कि आपको पूरा का पूरा जो है आपको एडमिशन मिल गया, सर्विस डिलीवर हो गया आपको, उसके बाद फिर आप पोस्ट परचेज स्टेज में जाइएगा, जहां पर आपने जो सर्विस परचेज किया उसको आप इवैल्यूएट कीजिएगा और फ्यूचर में इंटेंशन बनाइएगा कि आप वहां से दोबारा सर्विस लेंगे या नहीं. तो ये आपका कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस था, और इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा, क्योंकि जो नोट्स था वो बहुत इजी लैंग्वेज में था. सर्विस फेलियर एक तरीके का गैप होता है. जो आप लोगों ने गैप मॉडल्स पढ़ा था ना, तो वहां पर सर्विस फेल ही हो रहा था. सर्विस फेलियर का मतलब क्या होता है, जो आपने प्रॉमिस किया हो गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, ठीक है, जो गुड्स आप प्रोवाइड करने वाले हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हैं, वो आप प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, यानी कस्टमर जो है डिससेटिस्फाइड हो रहा है. एक तरीके का जो आपका प्लान या स्ट्रैटेजी जो आपने कंज्यूमर के लिए बनाया है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल के लिए रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था कि अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, यू आर वेटिंग देयर फॉर 2 to 3 आवर्स, देन ऑब्वियसली यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि आई एम वेटिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 आवर्स एंड योर लॉट्स ऑफ टाइम आर वेस्टेड. तो इन दैट केस आप क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा. तो यहाँ पर सर्विस फेलियर के चांसेस हैं.
सर्विस फेल जो होते हैं कई बार वेटिंग की वजह से हो सकते हैं, कई बार स्पॉइल्ड फूड की वजह से हो सकते हैं, या स्पॉइल्ड प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकते हैं। तो देयर आर वेरियस रीजंस जो हैं वो सर्विस फेलवर के हैं। सर्विस फेलवर का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ऑब्वियसली आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, लॉयल नहीं बनेगा, ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म में लॉस तो है ही। साथ साथ अगर वो चाहे तो बिल्कुल, if you will perform or other if you will not perform, the both can lead to the service failure। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट कि आपका निगेटिव पब्लिसिटी होगा, ब्रांड इमेज जो है वो आपका खराब हो जाएगा। और कई बार ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं यहाँ पर कि जहां पर आपका जो बेसिकली जो कस्टमर्स वगैरह है उन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लीगल एक्शन तक भी जा सकते हैं कई बार कस्टमर, अगर उनका लॉस बहुत ज्यादा है तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अब इसमें कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो बिल्कुल कस्टमर्स लॉयल नहीं होंगे। से मैंने बता दिया था ना कि सर्विस फेलियर कौन कौन से केसेस में हो सकता है। गेस कोई एक बच्चा मुझे बताओ, शुभांगी। यस, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आपकी आवाज नहीं आ रही शुभांगी। जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है सर्विस देने का, वो अगर नहीं दिया जाए तो सर्विस फेलियर हो जाता है, या फिर सर्विस जो है जो मतलब जिस टाइम पे बोला गया देने का उससे डिले कर दिया जाए तो हो जाता है। या मतलब मेन रीजन यही है मैम कि जो प्रॉमिस किए हैं वो देना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फेल हो जाएगा। अच्छा, कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं उससे भी हो जाता है। और कस्टमर रूडली बिहेव करे तो वो भी एक तरीके का, ठीक है, रीजन हो सकता है आपके सर्विस फेलियर का। ठीक है मैम, पर रूडली जो बिहेव कर रहा है उसको तो ठीक से डील करेंगे तो फिर सही। हाँ, अगर कस्टमर रूडली बिहेव कर रहा है फिर भी अगर सर्विस प्रोवाइडर ठीक से बात करे, नहीं मतलब सर्विस प्रोवाइडर अगर रूड बिहेव करे, अगर कस्टमर जो प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर है अगर वो रूड बिहेव करे तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस फेलियर। एंड इन सम एक्सेप्शनल केस वो भी रीजन होता है कि कई बार कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ड्रंक करके दे आर एंटर टू द पर्टिकुलर शॉप्स एंड ऑल, तो इन दैट केस आल्सो वी कांट ब्लेम द कंपनी एज होल, बट वहां पर भी सर्विस फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। बट एक्चुअल में उतना उस चीज को रिलाय हम नहीं कर सकते कि बिकॉज दैट इज अनसर्टेन कि कस्टमर कैसे सिचुएशन में आ रहा है और कस्टमर की थिंकिंग क्या है। बट एज अ कंपनी हम लोगों को सर्विस फेलियर के ऊपर ध्यान देना है। और भी कुछ रीजंस है सर्विस फेलियर के, जैसे कि आपका एक है doing too much with one package, doing too much with one package। सलोनी कुमारी कोई सुमन कुमारी कोई क्लास की है, रोल नंबर 50, सुमन कुमारी, किसी की कोई फ्रेंड है सुमन कुमारी, रोल नंबर 50, बैच 1? हम क्लास की है। क्लास की है। श्योर हो सुमन कुमारी है ना? ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही हैं आपके घर तक और वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर रही है, यानी उसकी जो पैकेजिंग है वो प्रॉपरली सेफ नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट इन दैट केस डैमेज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट फेलियर, और उस केस में हम कहेंगे इसका इसी का एग्जांपल है डूइंग टू मच विद वन पैकेजिंग, एंड या कह सकते हैं कि नॉट अ प्रॉपर पैकेजिंग अवेलेबल टू द गुड्स। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट फेलियर या प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा, तो ऐसे केस में भी कंपनी फेल हो जाता है, कंपनी फेल हो जाता है सर्विस प्रोवाइड करने में। ठीक है, नेक्स्ट है अगर सर्विस की, और सर्विस की अगर हम सिर्फ सर्विस सेक्टर की बात करें, उसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा एडिशनल करा दे रही हूँ। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि ऑब्सोलीट, सेंसिटिव और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट वगैरह अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे आपके सर्विस सेक्टर हैं जहां पर प्रोडक्ट के साथ भी डील किया जा रहा है, तो वैसे केसेस में भी आपके सर्विस फेल हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपायर्ड, सेंसिटिव और ऑब्सोलीट प्रोडक्ट। ठीक है, ऑब्सोलीट प्रोडक्ट यानी खराब प्रोडक्ट वगैरह के साथ अगर कोई कंपनी डील कर रही है, ऐसे केस में भी आपका जो सर्विस वो फेल हो सकता है। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे दिया, स्पॉइल्ड प्रोडक्ट दे दिया। फेलियर टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, फेलियर टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर यहाँ पर भी, और ये दोनों केस में हो सकता है
इंक्वायरी एंड कंप्लेन, इन दोनों केस में अगर आप कस्टमर को कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ के इस केस में भी आप फेल कर सकते हैं, सर्विस फेल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई आपको ईमेल्स भेज रहे हैं, कोई आपको टेलीफोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं टोल फ्री नंबर पे, एंड इफ नो वन इज रिस्पॉन्सिंग, ठीक है, और या तो बहुत देर तक वेटिंग में कॉल है एंड यू व्हेनेवर यू आर कॉलिंग वो वही चीज हो रहा है, तो ऐसे केस में भी आपका सर्विस फेल हो जाता है। तो ये कुछ एडिशनल थे जो सर्विस फेल होने के रीजंस थे। किसी को कुछ पूछना है सर्विस फेलवर में? एनीवन वांट टू आस्क समथिंग इन सर्विस फेलवर? ठीक है, अब हम मुझे लग रहा है कि सर्विस रिकवरी की तरह हमें बढ़ना चाहिए। यस, क्या होगा उस केस में, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। कंप्लेन कर सकता है, निगेटिव वर्ड्स हो सकता है, थर्ड पार्टी एक्शन की बात यहाँ पर वही सू करने की बात हो रही है, SUE, सू करना यानी फाइल कंप्लेन करना। ठीक है, अब सर्विस रिकवरी की तरफ बढ़ते हैं। सर्विस रिकवरी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस रिकवरी? सर्विस रिकवरी क्या होता है? लास्ट क्लास में लिखवाया था सर्विस रिकवरी। रिकवरी में ऐसा बोला जाता है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सर्विस रिकवरी में ऐसा बोला जाता है कि जब आप एक बार सर्विस फेल होने के बाद उसी कस्टमर को फिर वापस से सर्विस रिकवर करने के लिए सर्विस देते हैं, तो ऐसे केस में वो जो पर्सन होगा जिसको सर्विस मिल रहा है या जो कंज्यूमर होगा वो लॉयल कस्टमर से भी एक्सट्रीम लॉयल में पहुंचेगा। ये पैराडॉक्स है। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम मीनिंग ऑफ सर्विस रिकवरी और कुछ मेथड्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से स्टेप से सर्विस रिकवर किया जाता है और क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजीज है। चलिए लिखिए, सर्विस रिकवरी रेफर्स टू, सर्विस रिकवरी रेफर्स टू द एक्शन। मैम ये लिखो। क्या हो गया शिवानी तोशी? मैम आप एक डेफिनेशन लिखवाई थी। हाँ तो लिख लो ना, कोई बात नहीं, वो तो बस एक नॉर्मल 2 लाइन लिखवाया होगा मुझे लगता है, 2 ही लाइन था ना? Yes, ma'am. Service recovery refers to the action taken by an organization, in response to a service failure, सर्विस फेलवर। ठीक है, फेलवर क्यों होता है तो पता है, फेलवर ऑकर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ रीजन। द सर्विस मे बी अनअवेलेबल when promised, it may be delivered too slow, outcome is incorrect or poorly executed, or employees may be rude or uncaring। आगे लिखिए, ये सब मत लिखिएगा, बस मैंने बता दिया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि मतलब सर्विस रिकवरी, जब सर्विस फेल होता है, सर्विस फेल का ये रीजन है। आगे लिखिए, द गोल ऑफ सर्विस रिकवरी, यानी सर्विस रिकवरी देने का क्या गोल है, क्या रीजन है? द गोल ऑफ सर्विस रिकवरी इज टू आइडेंटिफाई customers with issues and then to address those issues to the customer satisfaction, to promote customer retention, हम इश्यूज के बाद हाँ, the goal of service recovery is to identify customers with issues and then to address those issues to the customer satisfaction, to promote customer retention। ठीक है, जो गोल है सर्विस रिकवरी का कि हम कस्टमर को जो सेटिस्फाई करें और कस्टमर को हम रोक सके, अपनी कंपनी के लिए लॉयल बना सके, तो ये सर्विस रिकवरी का बेसिकली मेन एम है। ठीक है,
सर्विस मतलब, लेकिन सर्विस रिकवरी ऐसे तुरंत से नहीं हो जाता है, इट डज नॉट हैपन क्विकली, ठीक है। एक सिस्टमैटिक बिजनेस प्रोसेस है, एक तरीका और एक स्टेप्स जो है वो सारी कंपनीज यूज करती हैं। और इसके लिए सर्विस रिकवरी के लिए सबसे पहले कंपनी जो कंज्यूमर्स हैं उनको कंपनी में कंप्लेन करने की जरूरत है। यानी जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फाई होकर जाने के बजाय उसके लिए अगर कंप्लेन करे, देन दैट इज पॉसिबल कि सर्विस रिकवरी हो पाए। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कहीं रेस्टो में गई एंड दे आई एम वेटिंग देयर फॉर 1 आवर तक मैंने वेट किया, एंड आफ्टर दैट मैं वहां से उठ के चली गई, in that case maybe they can't able to aware about this that I am dissatisfied with their service. So सबसे पहले सर्विस रिकवरी के लिए कंज्यूमर को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, एंड दे नीड टू कंप्लेन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग टू द कंपनी में जो भी मैनेजर्स हैं या फिर जो भी कंप्लेन हैंडल करने वाला डिपार्टमेंट है वो। तो सर्विस रिकवरी एक तरीके का सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, थोड़े वर्ड्स ध्यान रखिएगा लिखने के टाइम पे। अब स्टेजेस क्या है सर्विस रिकवरी मैच्योरिटी के, क्या क्या स्टेजेस है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर दिस, ठीक है। स्टेज वन मॉरिबंड, MORIBUND, मॉरिबंड। मॉरिबंड सुन के लग रहा है ना इंडिया का वर्ड नहीं है। तो मॉरिबंड का मतलब है कि जहां पर कोई कंप्लेन नहीं हो रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी से पहले कि देयर इज नो कंप्लेंट हैंडलिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो वाली सिचुएशन नहीं है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जैसे कस्टमर कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहा है तो हाउ कुड दे कैन रिकवर दैट। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि कंपनी के पास ही कोई कंप्लेन हैंडलिंग सिस्टम नहीं है, यानी कंपनी जो है वो कंप्लेन हैंडल का कोई सिस्टम उन्होंने नहीं बना रखा है। यहाँ पर जो एंग्री कस्टमर्स हैं, जो डिससेटिस्फाई होकर के या आपके सर्विस फेलियर की वजह से जो डिससेटिस्फाई हैं, अगर वो जा रहे हैं तो आप उनको इग्नोर कर रहे हो, लाइक कंपनी इज इग्नोरिंग दूज एंग्री कस्टमर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं अगर वो चले गए तो दे आर परमानेंट, वो चले गए, रिटेंशन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए, आपकी कंपनी को वो कोई दोबारा मौका नहीं देने वाला है। तो मोरिबंड इज द सिचुएशन, या कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज, देयर इज नो कंप्लेंट हैंडलिंग, ठीक है। एंग्री कस्टमर्स आर इग्नोर्ड, देयर इज नो कंप्लेंट हैंडलिंग, एंग्री कस्टमर्स आर इग्नोर्ड, ठीक है। लाइक अगर एग्जाम्पल पे आप देखिए कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट मिले या कोई सर्विस डैमेज मिल गया प्रोडक्ट, और आपका कोई प्रोडक्ट को डैमेज जो है वो सुनने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो आर यू गोइंग टू यूज दैट सर्विस वंस अगेन? आर यू गोइंग टू यूज दिस सर्विस वंस अगेन? आई डोंट थिंक सो कोई भी यूज करेगा, है ना। या फिर लेट डिलीवर होगा सर्विस, मान लीजिए 1 महीने तक आप वेट करें एंड यू आर नॉट एबल टू गेट, एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लास कि आई यूज द इंडियन पोस्टल सर्विस एंड 3-4 महीने के बाद पटना तक वो पहुंचा है पोस्ट, ठीक है। तो इन नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू यूज द इंडियन पोस्टल सिस्टम, मे बी आई विल यूज द प्राइवेट वन। सो दिस इज द वे कि इफ द फेलियर हो गया एंड उसके बाद भी इफ आई एम कॉलिंग देम, दे आर नॉट रिसीविंग द कॉल, देन डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम फॉर हैंडलिंग द कंप्लेन। बट द मोरिबंड सिचुएशन में ये नहीं है कि कंप्लेन के लिए नंबर कुछ भी नहीं है, यानी कि वहां पर कंप्लेन हैंडलिंग सिस्टम ही नहीं है। कुछ लोग तो करते हैं कि उनका कंप्लेन हैंडलिंग सिस्टम भी फेल होता है, तो वो एक अलग केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है, शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेज होगा, एक पिरामिड बना लीजिए, ट्राइंगल, ठीक है। पता नहीं जो भी बन रहा है एक तरीके से वो देख लीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1, ठीक है। स्टेज 1 है और ये स्टेज 1 में इसका नाम होगा मोरिबंड, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड स्टेज क्या है, रिएक्टिव स्टेज। सेकंड स्टेज इज रिएक्टिव स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज का मतलब क्या है, रिएक्टिव स्टेज। रिएक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर कस्टमर की कंप्लेन को सुना जाएगा, लाइक कस्टमर कंप्लेंट आर हर्ड एंड रिस्पॉन्स इज मेड, यानी कि रिस्पॉन्स भी किया जाएगा कस्टमर के कंप्लेन के लिए।
बट ये एक हैप्पीजार्ड प्रोसेस होगा, कोई डिफाइंड गोल नहीं होगा रिस्पॉन्स के लिए, और कोई भी प्रॉपर ओन नहीं करेगा उस चीज को। यानी कि आपके रिस्पॉन्स किया जाएगा लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन प्रॉपरली नहीं मिलेगा। यानी कि इन केस कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास प्रोडक्ट कोई डैमेज आता है और मैं कंपनी को कॉल करी तो दे आर रिसीविंग माय कॉल एंड दे आर रिएक्टिंग, ठीक है, दे विल हर्ड मी कि ठीक है ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बताऊंगी कि ये ऐसे डैमेज आया है, वो आपकी बात सुनेंगे, बट दे विल नॉट एबल टू सॉल्व इट, यानी कि वो सॉल्व नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम को। दे विल हर्ट, दे विल रिएक्ट, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू सॉल्यूशन फॉर दिस, राइट। तो ये होता है सेकेंड स्टेज। यानी कि यहाँ पर एक सेकेंड स्टेज आएगा जिसको हम कहते हैं स्टेज 2 रिएक्टिव। क्लियर है? इसमें लिख लिया आप लोगों ने कि रिएक्टिव में कस्टमर कंप्लेंट्स आर हर्ड, कस्टमर कंप्लेंट्स आर हर्ड, कस्टमर कंप्लेंट्स आर हर्ड, and a response is made, and a response is made. Ma'am, response is made. Complaints, customer complaints are heard, customer complaints are heard, and a response is made. यानी response किया जा रहा है, कस्टमर की कंप्लेन को सुना जा रहा है, ठीक है। आगे लिख सकते हैं कि but the response is not able to give the solution for that complaint, but response is not able to give solution for that complaint, solution for that complaint। यानी कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्स मिलेगा लेकिन सॉल्यूशन का कोई एम नहीं होगा, गोल नहीं होगा कंपनी का कि वो आपको सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो ये है आपका रिएक्टिव सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में लिखिए एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। अब यहां पर सुनना जा रहा है लेकिन एक्टिवली सुना जा रहा है, एकदम बिल्कुल ध्यान से आपकी बात को रिस्पॉन्स किया जाएगा। अब इसमें लिखिए एक्टिव लिसनिंग में थर्ड स्टेज है ये, लिखिए at this stage the response to issue voiced by customer, the response to issues voiced by customers is structured। यानी कस्टमर कंप्लेंट सिस्टम को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा, एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाएगा कि भाई ये सारे लोग कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल करेंगे। आगे लिखिए स्पेसिफिक पीपल, किसी का कुछ छूटा नहीं है ना? मैम इशू के बाद क्या बोली मैम? एक्टिव लिसनिंग में लिखिए एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्स टू इश्यूज voiced by customers is structured, ठीक है। Specific people have the responsibility to respond to complaints and guidelines are in the place for the response, are in the place for the response, are in the place for the response। are in the place for the response। However, it is still reactive। मतलब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं, ये किस चीज का पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर का एक तरीके से
इंक्रीज हुआ है मेच्योरिटी की ओर, कैसे सर्विस रिकवरी बढ़ा है। यानी एक पहले सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता था, अभी आप नोटिस कीजिएगा कि आप 100% जो है सर्विस रिकवरी सिस्टम अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन सबसे पहले कोई कस्टमर कंप्लेन सिस्टम नहीं था, उसके बाद रिएक्टिव हुआ तो वो भी बहुत ही स्लो, रिस्पॉन्स के लिए फोन उठ जाता था बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। थर्ड क्या था, एक्टिव लिसनिंग हुआ। यहाँ पर कुछ लोगों को स्पेशली हायर किया गया कि आप कस्टमर के कंप्लेन को देखिए, लेकिन फिर भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था। यानी कि स्ट्रक्चरल प्रोफॉर्मा बना दिया गया, एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया गया, एक कंप्लेन सिस्टम भी क्रिएट कर दिया गया कंपनी में, लेकिन कोई सॉल्यूशन का स्टिल बात नहीं किया जा रहा था। यानी कुछ लोग मिले बट वो बात करके वो भी वही सेम चीज था, बस यहाँ पर सुनने के लिए था कि एक्टिव लिसनिंग था। यानी कि आपको बेसिकली एक स्पेशल जोन मिल रहा था जहां पर आप कॉल कर सकते थे बार बार और आपका फोन बार बार उठाया जा रहा था, ये था एक्टिव लिसनिंग। फोर्थ स्टेज लिखिए, एक्टिव लिसनिंग लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, ये आपका थर्ड था, ये 2 था, ये 3 था, यहाँ एक्टिव लिसनिंग। क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है एक्चुअल में, ये बिकॉज ऑफ दिस यूजिंग दिस लैपटॉप आई कांट एबल टू राइट प्रॉपर्ली। ठीक है, डिजिटल पेन है मैम। वो आता है, लेकिन फोर्थ पॉइंट में लिखिए सॉलिसिटस, सॉलिसिटस, SOLICITOUS, सॉलिसिटस, सॉलिसिटस, SOLICITOUS। ठीक है, यहां पर लिखिए, इसमें पहले पॉइंट लिखिए फिर समझाती हूं इसको एक बार। यहां पर जो था द क्रिटिकल चेंज, यहां पर एक आ रहा है द क्रिटिकल चेंज फ्रॉम स्टेज 3 to 4, मतलब एक स्टेज 3 से 4 में क्रिटिकल चेंज हो रहा है। इज द क्रिटिकल चेंज फ्रॉम स्टेज 3 to 4 is the move from reactive to proactive solicitations of customers with issues। यानी रिएक्टिव के साथ अब प्रोएक्टिव सॉलिसिटेशंस का फैसिलिटी मिलेगा किसको? कस्टमर को। क्रिटिकल चेंज 4 के बाद क्या बोले? द क्रिटिकल चेंज फ्रॉम स्टेज 3 to 4 is the move from reactive to proactive solicitation of customer with issues। reactive to proactive solicitation of customer with issues। एक मिनट जस्ट वेट कीजिएगा जरा। डोंट बॉदर टू कंप्लेन, ठीक है, they just move on to other suppliers of product। यहाँ पर बेसिकली एक सॉलिसिटियस, मतलब एक तरीके से लोभ बोल सकते हैं सॉलिसिटेशन का जो है, प्रोएक्टिव सॉलिसिटेशन, यानी कि यहाँ पर काम किया जा रहा है किस कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स वापस से प्रोवाइड करने के लिए, चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्टिल बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो कंप्लेन नहीं करते हैं अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में, बस वो क्या करते हैं कि एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर की तरफ मूव हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इस केस में जो कंप्लेन है वो बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा कंप्लेन्स नहीं आते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंप्लेन्स आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर आप इनकरेज कीजिएगा, सॉलिसिटेशन में क्या होगा कि आप यहाँ पर सिर्फ कंप्लेन को हैंडल करने का काम नहीं कीजिएगा, बल्कि आप कस्टमर्स को बोलिएगा कि आप कंप्लेन करो। यानी प्रोएक्टिव सॉलिसिटेशन का मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली फॉर रिजॉल्विंग द कस्टमर कंप्लेन and understand and concern toward the service failure, but also lead to encourage the customer that if they are facing any problem they can complain to the company। यानी proactive solicitation का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप रिकवरी का काम नहीं करेंगे, बल्कि कस्टमर्स को भी इंकरेज कीजिएगा कि आप अपने कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर एक सर्वे डिजाइन वगैरह बनाया गया इस स्टेज में, ठीक है, और मेजर करने की कोशिश की गई कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, यानी कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को कंपनीज ने मेजर करना शुरू किया, उनको इनकरेज करना भी कंज्यूमर को शुरू कर दिया कि आप कंप्लेन करें, ठीक है। एक प्रॉपर एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की गई, कंप्लेन सिस्टम, ठीक है। तो ये था आपका सॉलिसिटियस जो था आपका, एक सॉलिसिटेशन का मतलब यही होता है कि यानी कि यहाँ पर प्रोएक्टिव आपका बन गया सिस्टम किसका, कंप्लेन का, सर्विस रिकवरी का। So this one was the fourth solicitous. Now the stage fifth infused. अच्छा, फोर्थ स्टेज सबको समझ आ गया ना, हर एक लेवल को समझ में आ रहा है। पहला जो था जहां पर कोई भी कंप्लेन सिस्टम नहीं था, सेकंड जो था कि रिस्पॉन्स था लेकिन सॉल्यूशन नहीं था, थर्ड में प्रॉपर रिस्पॉन्स था, एक्टिवली रिस्पॉन्स किया जा रहा था लेकिन फिर भी रिएक्टिव ही स्टेज में था, कोई सॉल्यूशन नहीं था, फोर्थ में आपके लिए प्रोएक्टिव सॉल्यूशन निकाला गया। यहाँ पर आपकी कंप्लेन को भी सुना जा रहा था, सॉल्यूशन भी दिया जा रहा था, लेकिन कंप्लेन जो था वो एज सच उतना नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग चुपचाप मूव कर जाते हैं दूसरे कंपनी की ओर। तो ऐसे लोगों को मूव ना करने के लिए उनको इनकरेज किया गया कि सर मैम, इफ यू हैव एनी कंप्लेन यू कैन आस्क अस फॉर दैट, यू कैन टेल अस अबाउट इट, यू कैन बॉदर अस, ठीक है। एक प्रॉपर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए मेजरमेंट शुरू किया गया, कंपनी में एक सर्वे को डिजाइन किया गया, यहां से कंज्यूमर को वैल्यू देना शुरू किया गया काइंड ऑफ, ठीक है। द फिफ्थ स्टेज इज इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड, INFUSED, इन्फ्यूज्ड। स्टेज 5 है, INFUSED, इन्फ्यूज्ड, INFUSED, इन्फ्यूज्ड। अब यहाँ पर सर्विस रिकवरी प्रैक्टिस जो था ये अचीव हो रहा है, कस्टमर कंप्लेंट आइडेंटिफिकेशन जो है वो मर्ज किए जा रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस की इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो ओनर है बिजनेस का वो प्रोसेस कर रहा है कि क्या कॉज है जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम कर रहा है, री एग्जामिनेशन करने का काम, रीडिजाइनिंग करने का काम, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर, और पहला क्या हो रहा है इसमें, पहला फीडबैक लिया जा रहा है कस्टमर से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर फेसिंग द ग्रुप्स टू इट्स बिजनेस, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से आपकी कंपनी के बारे में फीडबैक लेने का काम हो रहा है। क्रिटिकल अगर कोई फीडबैक है जो आपकी कंपनी के लिए बहुत निगेटिव है तो उस केस में आप थोड़ा सा चेंजेस लाइएगा, इंफॉर्मेशन वगैरह, मतलब जो बिजनेस प्रैक्टिस में चेंज कीजिएगा। इसको लिख लीजिए, इसको मेरे बातों से आपको समझ नहीं आएगा, इसको पहले लिखिए, 1 मिनट जरूर, ठीक है, चलिए। हाँ ये स्टेज 5 है ना, हाँ हाँ, स्टेज 5। In this stage, service recovery practice is achieved. In this stage, service recovery practice is achieved. यानी यहाँ से एक प्रॉपर सर्विस रिकवरी शुरू हो गया, सर्विस रिकवरी प्रैक्टिस इज अचीव्ड, ठीक है। द सर्विस रिकवरी प्रैक्टिस इज अचीव्ड, लिख लिया सबने, आगे लिखिए। द सर्विस रिकवरी प्रैक्टिस इज अचीव्ड व्हेन the complaint identification merges with business process improvement or Six Sigma program to support the root cause identification and resolution. To support root cause identification and resolution. ठीक है, आगे लिखिए। मैम सपोर्ट रूट cause identification and resolution.
कि जो पहला है, द फर्स्ट जो फीडबैक है, फर्स्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द कस्टमर टू द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द कस्टमर टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन किससे ले रहा है फर्स्ट फीडबैक? कस्टमर से। सेकेंड फीडबैक जो है वो कहां पर हो रहा है, लिखिए सेकेंड फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर फेसिंग ग्रुप्स, फ्रॉम द कस्टमर फेसिंग ग्रुप्स to its business partners, the customer facing groups to its business partners within the organization. ठीक है, यहां पर कुछ फीडबैक टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया गया, ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या हुआ है। जो आपका इन्फ्यूज्ड है, यहाँ पर जो आपका सर्विस रिकवरी है उसको शुरू कर दिया गया, प्रॉपरली सर्विस रिकवरी प्रैक्टिस हुआ और इसमें कंप्लेन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई कि कंप्लेन आइडेंटिफिकेशन किया गया, कंप्लेन जो किया गया है उसमें कितनी मतलब क्या वो क्यों कंप्लेन हुआ, क्या रीजन है सर्विस के फेल होने का, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा और सॉल्यूशन को बेटर बनाने के लिए दो फीडबैक भी लेकर आया, फीडबैक की एक स्ट्रैटेजी लेकर आया गया। और वो फीडबैक स्ट्रैटेजी क्या था कि या तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करेगा, कस्टमर की प्रॉब्लम सुनेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल्स के जो लोग हैं वो कस्टमर से कुछ सर्वेस किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, या तो दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वो ग्रुप है यानी कि वो एम्प्लॉइज हैं जो कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो तरीके की फीडबैक पे काम किया जाएगा। पहला जो आपका होगा दैट इज कि हम कस्टमर से फीडबैक लेंगे, यानी कस्टमर प्रोडक्ट से उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों सर्विस फेल हुआ है, या फिर आगे भी ये चीज हो सकता है कि मतलब आगे भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए भी एक नॉर्मल आप फीडबैक लीजिएगा। और दूसरा फीडबैक लीजिएगा उन एम्प्लॉइज से जो कस्टमर को फेस कर रहे हैं बिजनेस में, यानी जो कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली क्या प्रॉब्लम आई है। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आदित्य विजन गई, ठीक है, अब मैं वहां कस्टमर हूं और जो मेरे सामने कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वहां का सर्विस प्रोवाइडर है वो पर्सन, और मैं वहां पर सर्विस टेकर हूं, राइट। अब फीडबैक जो है वो मुझसे भी लिया जाएगा और वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो होगा, जो वहां का एम्प्लॉय होगा, उससे भी लिया जाएगा, यानी दोनों से सर्विस फेलियर के लिए फीडबैक लिया जाएगा यहाँ पर इस स्टेज में, इन्फ्यूज्ड स्टेज में, जो कि है स्टेज 5। किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम एनी डाउट? फोर्थ नंबर मैम, यस मैम, फोर्थ नंबर सॉलिसिटियस मैम। सॉलिसिटियस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप एक मैम मेरा एक और मेरा स्टार्टिंग भी सुन लीजिए। मोड़ी बंड जो है मैम, एंग्री कस्टमर आर इग्नोर्ड, आप बताइए उसमें। हाँ। और मैम सेकंड में रिएक्टिव स्टेज में मैम जैसे कि रिस्पॉन्ड बट नॉट सॉल्यूशन, रिस्पॉन्ड देता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं रहता है। और मैम उसके बाद एक्टिव लिसनिंग, वो मतलब सुन रहा है और रिस्पॉन्ड भी दे रहा है। और मैम थर्ड वाला है एक्टिव लिसनिंग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा, यानी कि आप अगर किसी को फोन कीजिएगा तो आपका फोन तुरंत उठा लिया जाएगा। पहले वाले में आपको रिएक्ट किया जा रहा था, बट एक स्पीडी ट्रायल था या नहीं उसका कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। थर्ड में आपकी बात को सब लोग सुनेंगे, यानी व्हेन यू विल कॉल देम 5 टाइम्स इन अ डे दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्स यू, ठीक है, दे आर गोइंग टू लिसन यू, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गिव यू द सॉल्यूशन, बट अभी भी सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। प्रोएक्टिव सॉलिसिटियस वाले कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि कस्टमर को आप जो है सॉल्यूशन देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कंपनी ये देख रही है कि बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो दूसरे सप्लायर की तरफ मूव कर जाते हैं विदाउट कंप्लेनिंग। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकाला जा रहा है सर्विस रिकवरी के लिए, वो सिर्फ कंप्लेंट वाले लोगों के लिए नहीं, जो लोग दूसरी तरफ मूव करने वाले उनको भी इनकरेज किया जा रहा है कि आप भी कंप्लेन कीजिए, ठीक है, आप भी कंप्लेन कीजिए। और उसके लिए यहाँ पर ये एक सर्वे की स्कीम को भी इन्होंने निकाल दिया है। सर्वे क्या है
कि भाई कुछ टेक्निक्स वगैरह यूज किया जाए वॉइस करने के लिए। जैसे के लिए मान लीजिए कि आप लोगों ने कंज्यूमरिज्म वाला टर्म पढ़ा होगा, खैर कंज्यूमरिज्म कैसे किया है, फोन करिएगा तो आपके पास ऐसे आता है कि अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप ये नंबर दबाएं, ऐसा होता है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ टेक्निक। तो ये सॉलिसिटर्स के अंडर में ही ये टेक्निक था, क्लियर है ना। तो ये आपका टेक्निक यूटिलाइज होगा। इसमें आप कस्टमर सर्वे कीजिएगा, कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन क्यों है, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप सर्वे का भी काम सॉलिसिटर्स में कीजिएगा। फिफ्थ है इन्फ्यूज्ड। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप स्केल और सर्वे नहीं कीजिएगा, यहाँ पर आप फीडबैक पे भी काम कीजिएगा, और फीडबैक दोनों तरफ से होगा, फ्रॉम कस्टमर एज वेल एज फ्रॉम द बिजनेस पर्सनल और द एम्प्लॉइज हु आर फेसिंग द कस्टमर्स। ठीक है, जो कस्टमर्स को फेस कर रहे हैं, कस्टमर को जो प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, सर्विसेज जो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे भी क्या लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, और ट्राई किया जाएगा कि जितना ज्यादा फेलियर क्यों हो रहा है, क्या रीजन आइडेंटिफाई किया जाए और उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन दिया जाए। तो ये आपका इन्फ्यूज क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसके 5 ही थे बस, 5 स्टेजेस आर देयर। ओके, मुझे पता नहीं 7 स्टेज। if service firms exhibits an excellent recovery in the event of a service failure, the recovery paradox theory advances the contention that if a service firm exhibits an excellent recovery in the event of a service failure, then the customer satisfaction may exceed pre-failure levels। अभी ग्राफ बना के दिखाऊंगी, ठीक है। pre-failure levels, मैम रिपीट कर दीजिए ना एक बार। हाँ, the recovery paradox theory advances the contention that if a service firm exhibit an excellent recovery in the event of a service failure, then the customer satisfaction may exceed pre-failure levels, ठीक है। रिकवरी पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स? यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यस, देखो एक ग्राफ है ये, अगर कोई मतलब थोड़ा सा हिला हुआ ग्राफ है, अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई सेटिस्फाइड कस्टमर है उसका ये लेवल है, ठीक है, अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाइड है, और अगर मान लो मे बी वो लॉयल कस्टमर है तो उसका ये लेवल है, और अगर कोई सर्विस फेलियर है तो वो हो सकता है कि एकदम ही नीचे ग्राउंडेड हो जाए, वो मतलब वो नॉर्मल लेवल से वो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो जाए। ऐसे केस में अगर आप ऐसे कस्टमर को सर्विस रिकवरी देंगे तो एक टाइम के बाद यही वाला जो ग्राफ है ये इस कंज्यूमर ये जो लॉयल कस्टमर है उनसे भी ज्यादा आपके लॉयल कह सकते हैं, हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर बन जाएंगे। तो ये पैराडॉक्स कहता है, यानी सर्विस पैराडॉक्स ये मानता है कि अगर आप सर्विस रिकवरी करते हैं तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर या फिर सर्विस फेलियर की वजह से जो कस्टमर डिससेटिस्फाइड है वो लॉयल कस्टमर से भी ऊपर पहुंच जाए, यानी कि ग्राफ में वो एक्सेसिव हाईली सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। ये थ्योरेटिकली और एम्पिरिकली इसको एग्जामिन किया गया फैक्टर्स को और रिकवरी पैराडॉक्स को, और रिसर्च ने फाइंड ये किया कि अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन अगर कस्टमर एक्सपीरियंस करता है कोई बेसिकली ये सिचुएशन, तो ऐसे केस में मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में
सर्विस रिकवरी अगर हम करते हैं तो ऐसे केस में वो हाईली क्या हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी और भी पिन है, जो भी कंज्यूमर ने किया है उसको तुरंत से रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, क्विक एक्शन भी लिख सकते हैं, रिजॉल्व कंप्लेंट इफेक्टिवली एज वेल एज क्विकली। ठीक है, रिजॉल्व कीजिए कंप्लेन को इफेक्टिवली, यानी कि कोई प्रॉब्लम दोबारा से ना आए, और उसके बाद भी क्विकली कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन तक यू आर डिलेइंग द थिंग्स, कंप्लेन को आप डिले कर रहे हैं। ठीक है, तुरंत से एक्शन लीजिए, तुरंत से क्विक एक्शन लीजिए उसके अगेंस्ट, कंप्लेन के अगेंस्ट, एंड आप इफेक्टिवली उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, लर्न फ्रॉम द रिकवरी एक्सपीरियंसेस, लर्न फ्रॉम द रिकवरी एक्सपीरियंसेस फॉर द फ्यूचर कंप्लेंट, लर्न फ्रॉम द रिकवरी एक्सपीरियंसेस फॉर द फ्यूचर कंप्लेंट। यानी कि रिकवरी जो भी आप कर रहे हैं उनसे आप एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि आप आगे चल के अगर ऐसे प्रॉब्लम्स फिर से आए तो आप उसको इफेक्टिवली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये सारे कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं कि आप किस तरीके से इफेक्टिव सर्विस रिकवरी सिस्टम अपना सकते हैं। ठीक है, आगे ये भी लिख सकते हैं कि मेक इट इजी फॉर कस्टमर्स टू गिव फीडबैक, मेक इट इजी फॉर कस्टमर्स टू गिव फीडबैक। ठीक है, मेक इट इजी फॉर कस्टमर टू गिव फीडबैक, यानी फीडबैक बॉक्सेस, फीडबैक बॉक्स वगैरह अगर कुछ भी है तो ऐसे केस में आप फीडबैक्स वगैरह भी कस्टमर से ले सकते हैं। ठीक है, अगर फीडबैक निगेटिव में आ रहा है तो डेफिनेटली जो सर्विस फेलियर के चांसेस भी बहुत ज्यादा है और आपके पास कंप्लेन भी बहुत ज्यादा आएंगे। तो फीडबैक हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में लेते रहिए, ताकि आगे कोई तरीके का सर्विस फेलियर और कंप्लेन जो है वो ज्यादा बल्क में ना आपके पास आए। क्लियर है वैसे केसेस? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे सर्विस फेलियर्स को, सर्विस रिकवरी के लिए, कि आप किस तरीके से सर्विस रिकवरी कर सकते हैं। अभी कुछ और भी स्ट्रैटेजीज इसमें बाकी है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, मुझे एक एक करके बच्चे सारे आंसर्स देंगे। बैच 1 रोल नंबर 4, बैच 1 रोल नंबर 4 रूपाली। यस मैम। बेटा मुझे सबसे पहले बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेजेस आई डिस्कस्ड फॉर द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कौन कितने तरीके के स्टेजेस के बारे में मैंने बताया बेटा? सबसे स्टार्टिंग में बताया था क्लास में। मैम प्री परचेज स्टेज, सर्विस एनकाउंटर स्टेज और पोस्ट परचेज स्टेज। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, who is going to tell me about the stages under the pre-purchase stage? Who is going to tell me about? Raise your hand. Yes, Shubhangi. यस मैम। मैम इसका 3 टाइप का स्टेज होता है। फर्स्ट मैम अवेयरनेस ऑफ नीड, इंफॉर्मेशन सेट एंड इवैल्यूएट अल्टरनेटिव। मैम पहले हम लोग अवेयर होते हैं, अपनी नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी नीड क्या है, उसके बाद हम लोग उसे सर्च करते हैं और फिर से इवैल्यूएट करते हैं। जस्ट लाइक मैम आपने एग्जांपल दिया था कॉलेजेस का, हमारे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें एमबीए करना है, फिर मैम हम लोग उस पर पूरा रिसर्च किए कि बेस्ट कॉलेजेस कौन सी है, उसके बाद हमने सेलेक्ट किए, उसके बाद मैम हम उन्हें फॉर्म फिलअप किए, इवैल्यूएट किए कि हमें किस कॉलेजेस में जाना है। ठीक, गुड। नेक्स्ट, who is going to tell me about the stages of the service encounter? Raise your hand. Raise your hand. Yes, batch 1 roll number 2. अभिराज। यस मैम। बताइए बेटा। मैम उसमें मैम 2 स्टेज था। रिक्वेस्ट सर्विस करना था, चूजन सप्लायर जो भी था हमारा, एक था सर्विस डिलीवरी मैम। इसका मतलब क्या हुआ? मैम जो भी मेरा सप्लायर जो मैंने चूज किया है, जो भी मेरा सप्लायर था, उनसे मुझे मतलब सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करना था कि आप हमारे यहाँ से सर्विस ले सकते हैं। और दूसरा सर्विस डिलीवरी था। यानी फाइनली जो है सर्विस जो है वो मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। यस मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है पोस्ट परचेज स्टेज। उसके बारे में मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड।
बैच 2 रोल नंबर 40 का नेक्स्ट पोस्ट परचेज के बारे में, स्टेज के बारे में हु इज गोइंग टू टेल मी? रेज योर हैंड। पोस्ट परचेज स्टेज के बारे में मुझे कौन बताएगा? मैम क्वालिटी को कंपेयर करेंगे मैम इसमें पोस्ट परचेज बताइए में। अक्षय। अक्षय हाँ बताइए। मैम पोस्ट इसमें परचेज स्टेज में क्या करना है अब आपको? परचेज करने के बाद मैम इसका क्वालिटी कंपेयर करेंगे मैम। क्या करेंगे? क्वालिटी को कंपेयर करते हैं मैम इसमें। क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी चेक Yes, करेंगे, ma'am. ठीक है। इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमने डिसीजन लिया सर्विस लेने का क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. क्योंकि फाइनली जब सर्विस डिलीवर होगा तो यू स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अबाउट इट, यानी एक्सपीरियंस लेना शुरू कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अगर आप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जो भी चीजें क्लूज और जो भी चीजें आपको मिली थी एडमिशन से पहले वो सारी सर्विस डिलीवरी तक थी। जैसे ही सर्विस डिलीवर हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो है वो आप एक्सपीरियंस करना शुरू करें तो यू आर एबल टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। और फाइनली आप फ्यूचर इंटेंशन रेडी कीजिएगा कि आगे चल के आपको किस तरीके से इनसे सर्विस लेनी है या नहीं लेनी। बट ये लॉन्ग टर्म में ये कंडीशंस थोड़े ज्यादा होते हैं। Who is going to tell me about the perceived risk, that what kind of risk is involved in the pre-purchase stage? Who is going to tell me about the perceived risk? Toshi. बताइए। हम इसमें फंक्शनल रिस्क है, जैसे कि अगर हम कोई जॉब का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका जॉब मिलेगा कि नहीं, या ड्राई क्लीनिंग में ड्रेस दिए तो वो साफ होगा कि नहीं, इस टाइप का जो हो गया। फिर फाइनेंशियल रिस्क, जैसे कि अगर हम कार खरीदे और अगर कार खराब हो जाती है और कार को ठीक करने में जितना पैसा लग रहा है उतने ही पैसे में अगर नई कार आ जाए तो फिर ये वाला रिस्क। फिर टेम्परल रिस्क, जैसे कि टाइम वेस्ट हो जाना या डिले हो जाने वाला। शॉर्ट टर्म के रिस्क होते हैं, टेम्पररी रिस्क होते हैं, हाँ ठीक है। और फिजिकल रिस्क, जैसे कि हम खुद ही अज्यूम करें, जैसे हम कहीं हम वेकेशन पे गए और हमको वहाँ चोट लग गया तो इस तरह का रिस्क। फिर साइकोलॉजिकल रिस्क, जिसमें कि पर्सनल फियर या इमोशन आता है। और एक था सोशल रिस्क, कि जैसे कि अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन लिए तो अब उसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं कि मेरा नेबर क्या सोचेगा, कैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिए। सोसाइटी में रिकॉग्निशन वाला रिस्क, कि सोसाइटी आपको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा, लाइक आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर एकदम ऐसे ही कॉलेज में पढ़ रहे हो, लाइक दैट, ठीक है। और टेल मी अबाउट द सर्विस फेलियर। हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस फेलियर? डिस्कनेक्ट हो गई थी, बट हम दे रहे हैं जैसे कि रेस्टोरेंट में सर्विस, वहाँ पे फेल हो कि नहीं करना मैम। ओके हर्षित, टेल मी। हर्षित मैम हु इज देयर? एक मिनट। यस करण, हाँ प्लीज टेल मी अबाउट सर्विस फेलियर। मैम अगर कस्टमर के एक्सपेक्टेशन अगर फॉर मींस की अगर वो डाउनफॉल होते हैं तो उसको वो कस्टमर के लॉयल्टी को इंक्रीज करने के लिए जो भी परफॉर्मेंस मींस जो या फिर जो भी एक्शन लिया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उस चीज को मैम हम लोग सर्विस फेलियर के अंदर लाते हैं। क्या मैम ऐसे कुछ मेथड कारण तो वो मैम सर्विस फेलियर के अंदर आते हैं। जैसे मैम पैकेजिंग का इनएडिक्वेट पैकेजिंग हो गया, या फिर ऑब्सोल्यूट प्रोडक्ट हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब मैम सर्विस फेलियर के अंदर आता है। सर्विस फेलियर का मतलब मुझे और कौन बताएगा? ठीक है हर्षित, और कोई एनीवन एल्स हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस फेलियर? यस मैम, यस मैम। करण, ओके करण टेल मी। मैम जैसे कस्टमर से हम लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको 100% अच्छा सर्विस मिलेगा ये वो, लेकिन उसको मैम मिल नहीं पाता है एक्चुअल में मैम प्रॉमिस करने के बाद, और जो बीच में गैप रहता है इसी को मैम सर्विस फेलियर कहते हैं। हाँ, जैसे कि कंप्लेन भी करते हैं तो मैम वो कंप्लेन लिया नहीं जाता है, प्लस कस्टमर का सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है उस कंप्लेन को, मतलब सही से क्या कहते हैं उसको, मतलब सही से हैंडल नहीं किया जाता है। हाँ हैंडल नहीं किया जाता है। यस मैम। सर का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें कंपनी ने प्रॉमिस की कि भाई पर्टिकुलर टाइम पे, डोमिनोज इज प्रॉमिसिंग दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू पिज्जा एट within 30 minutes and they are not providing you that, in that case their service is failed.
सर्विस फेल होने का रीजन क्या होता है? परफॉर्मेंस फेलवर, यानी कि कोई परफॉर्म प्रॉपरली ना कर पाए कंपनी। प्रोडक्ट फेलवर, यानी कि प्रोडक्ट प्रॉपर प्रोवाइड ना कर पाए। ठीक है, तो ये आपके सर्विस फेल के कंसेप्ट होंगे। या फिर कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज जो है कंपनी के वो रूडली बात कर रहे हैं कस्टमर से, दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका सर्विस फेल हो जाएगा, यानी जो आपको देना चाहिए सर्विस यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देम, और इट लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स एंड मे बी दे आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट those basically service failure. And for compensating those failure terms or service failure, we are using the service recovery. Clear है? I think it's to time बहुत ज्यादा हो चुका